डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज पार्ट 3 को देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लाएंगे सब का सब गेसेज क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना पूरा वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हल्का मलिन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब लोहे के कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोया जाता है तो वहाँ पे जो विलयन का नीला रंग हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, हल्का मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब क्या, हल्का कलर हो जाता है, हल्का नीला। ठीक है ना, हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है Fe जो है कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि आयरन जो होता है ना, कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, इसी वजह से क्या करता है, आयरन जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। ठीक है, जिससे आयरन सल्फेट और कॉपर धातु बनती है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप दिया हुआ है, Fe+CuSO4 से अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है, FeSO4+Cu। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में S का मतलब क्या है, यहाँ पे S का मतलब सॉलिड यानी कि ठोस को बोलते हैं। अब यहाँ पे AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, यहाँ पे FeSO4 क्या बन रहा है, यहाँ पे AQ जलीय विलयन और यहाँ पे S कॉपर है यानी कि ठोस है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे Fe यानी कि आयरन और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो आयरन है ना, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि विस्थापित का मतलब अलग करना, हटा देता है और उसके जगह पे किसको ले लेता है, यहाँ पे SO4 को ले लेता है। क्या करता है, SO4 को ले लेता है और यहाँ पे क्या करता है, अलग कर देता है कॉपर को। ठीक है ना, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो आयरन होता है ना, कॉपर को क्या करता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसके वजह से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। समझ पा रहे हैं बात को ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, नीला हल्का रंग यानी कि मलिन हो जाता है। हल्का एक होता है डार्क और एक होता है हल्का, यानी कि हल्का नीला रंग का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित। जब लोहे की वस्तु होती है ना, वो हवा और आर्द्र के संपर्क में जब आता है तो क्या हो जाता है, वो संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब जंग लगना शुरू हो जाता है। हवा, आर्द्र का मतलब होता है ठंडा, नमी जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि नमी में आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो संक्षारित होने लगता है, यानी कि जंग पकड़ना शुरू हो जाता है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती। अगर हम उस लोहे की वस्तु को जब हम पेंट कर देंगे तो वहाँ पे पेंट को पार नहीं कर पाएगा, यानी कि वहाँ पे जो होता है ना, लोहे के संपर्क में ना तो वायु जाएगी ना ही नमी जाएगी। कब, जब हम लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं तब। ठीक है ना, जिसके कारण संक्षारण यानी कि संक्षारण को हम जंग लगना भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है, संक्षारण नहीं हो पाता। जब हम किसी भी वस्तु को हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे
ना तो वायु जाएगा ना ही आर्द्रता जाएगी। जब नहीं जाएगा तो वहाँ पे संक्षारण भी नहीं होगा, यानी कि जंग भी नहीं लगेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण को जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह लोहा को पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है। किसी भी लोहे की वस्तु को हम पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, नष्ट नहीं होगा, कभी भी क्षति नहीं होगा, वो बहुत लंबा समय तक जा सकता है। बाय द वे हम किसी भी लोहे की वस्तु को नहीं करते हैं पेंट तो क्या होता है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं जाएगा। आने वाले समय बहुत कम समय में क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बावजूद क्या हो जाता है, वो झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब झड़ना शुरू होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यार। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, क्योंकि लाइव चलेगी अब। ठीक है ना, आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि उसमें नहीं मिलाएंगे नाइट्रोजन गैस तो क्या होगा, उसमें दूसरी गैस जाएगी, यानी कि बाहरी वातावरण जाएगा तो उसमें वो जो होगा ना, जो चिप्स हो गया या तेल या वसायुक्त जो भी पदार्थ होगा, क्या होगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, गंध जो होगा वो बदल जाएगा। ठीक है ना, वही बोल रहा है यहाँ पे, उपचयित होने के कारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित होने से बचाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है ना, क्या होता है, एक प्रतिऑक्सीकारक होता है जो इसको क्या हो, उपचयित होने से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है भाई, बचाता है। ठीक है ना, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। यहाँ पे जब यहाँ पे प्रतिऑक्सीकारक काम करता है नाइट्रोजन और उपचयित होने से बचाता है, तो यहाँ पे जो होता है ना, उसका स्वाद और जो गंध में वो भी क्या करता है, विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। अब बात आता है विकृत गंधिता क्या होती है, यानी कि जो उसका खुशबू होता है वो बाहर नहीं जाता, यानी कि जो पैकेट होता है उससे बाहर उसका गंध नहीं जा पाता है। ठीक है, इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं। यानी कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, आप लोगों ने बहुत सारा पैकेट में जो भी तेल या युक्त जो भी आपने खाया होगा, ठीक है ना, तो सब का सब क्या आता है, वो तेल से युक्त होता है, यानी कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है। उन सभी के सभी पैकेट में क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, ताकि इसका समय ज़्यादा समय तक चले। ठीक है, नहीं तो उसमें क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, पैक क्या हो जाएगा, तेल वाला चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है जब तक उसमें हम अलग से उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे। ठीक है ना, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं पहले ही, फिर से समझ लेते हैं। देखिए संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के साथ संपर्क में आती है तो उसकी सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, संक्षारण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के कारण क्या करता है, संपर्क में आती है तो वहाँ पर एक क्या होता है, एक नई परत बन जाती है।
उसी परत को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। यानी कि मोटा मोटी भाषा में समझे ना, या मान लीजिए कोई भी लोहे की वस्तु हो गया, उसको हम खुले छोड़ देते हैं, नमी के संपर्क में छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जंग पकड़ना शुरू हो जाता है। जब जंग पकड़ेगा तो क्या होगा, जंग पकड़ेगा तो झड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि नष्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है ना। जंग लगने को ही संक्षारण बोलते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। जब लोहा पे क्या होता है, संक्षारण होने लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, ठीक है। जब सिल्वर धातु जो होता है ना, सिल्वर मतलब चांदी होता है, चांदी के ऊपर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना, यानी कि जो कॉपर होता है, कॉपर देखे होंगे वायर वगैरह में, तो उस पर क्या होता है, उस पर हरे रंग का क्या हो जाता है, एक परत बढ़ जाती है। वो कौन सा परत होता है, कॉपर कार्बोनेट की परत होती है, ठीक है ना। तो वो परत होता है। फिर जैसे में देखिए लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना, यानी कि लोहे को देखे होंगे तो लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो उस पर क्या होता है, लाल लाल हो जाता है। तो क्या होता है, लालिमा युक्त जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उस परत को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे संक्षारण किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट भाग में, विकृत गंधिता को जानेंगे, ठीक है। अब देखिए विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता होता क्या है, तो यहाँ पे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है, हवा के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, अब उपचयित हो जाता है। क्या होता है, उपचयित होकर क्या हो जाता है, विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी तेलीय पदार्थ होगा, उसमें पैकेट में कोई अन्य हवा, यानी कि बाहरी हवा उसमें प्रवेश कर जाएगा तो उसका जो स्वाद होगा और उसका जो गंध होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। एक तरफ से बोले तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा, गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। फिर से समझ लीजिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, के संपर्क में आने से उपचयित, यानी कि ऑक्सीकृत होकर, यानी कि बाहर निकलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध क्या होता है, बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जैसे में कि चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, आपको अभी बैक वाला क्वेश्चन में बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी। और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विकृत गंधिता रोकने के उपाय। अब देखिए विकृत गंधिता रोकने के दो उपाय यहाँ पे बताया गया है। पहला है नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, यानी कि जो पैकेट होगा विकृत गंधिता वाला, ठीक है, मान लीजिए कि कुरकुरा हो गया या चिप्स हो गया, उसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर उसको क्या करेंगे, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। और दूसरा क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी बर्तनों का मतलब होता है ऐसा बर्तन जिसमें वायु प्रवेश ना हो, यानी कि कोई बाहरी वायु प्रवेश ना हो, वैसे सब हम बर्तन को हम बोल सकते हैं वायुरोधी, ठीक है ना। जैसे में आप लोगों के घर में या हमारे भी घर में क्या होता है, अचार डाला जाता है। पहले शीशा के जार में क्या किया जाता था, अचार डाला जाता था। अभी भी कोई कहीं कहीं होता है उसमें क्या होता था, अचार डाल के क्या किया जाता था, ढक्कन को बंद कर दिया था ताकि कि वो बाहर से कोई दूसरी हवा उसमें प्रवेश ना करे। वही बात बोल रहा है यहाँ पे, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि चारों तरफ से बंद कर दीजिए बर्तन को, उसमें कोई भी हवा का आगमन ना हो, ठीक है ना। उस तरह भी क्या करेंगे, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है
चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। यहाँ पे जो चिप्स की थैली होती है ना, लंबे समय के बाद क्या हो जाती है, उपचयित होकर विकृत गंधी, यानी कि खराब हो जाती है। जो उसका गंध होता है वो बाहर हो जाता है, निकलने लगता है। क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है। और यहाँ पर देखेंगे, मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। अगर हम मक्खन को कमरे, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा कमरा का, तो उस पर हम रखेंगे तो क्या होगा, वो जो मक्खन होगा ना वो खट्टापन हो जाएगा, यानी कि उसमें से गंध आने लगा, स्मेल आने लगेगा खट्टापन का, ठीक है ना। और इससे खराब गंध आने लगती है, किससे, वो खट्टे दही से या मक्खन से, ठीक है ना। कब, जब मक्खन को कमरे के तापमान पे रखते हैं, यानी कि कमरा गर्म है उसमें हम रख देंगे तो क्या होगा, जो दही होगा या मक्खन होगा उसका क्या होगा, स्वाद थोड़ा खट्टा हो जाएगा, खट्टा, और रूम क्या हो जाएगा, स्मेल आना लगेगा खट्टा वाला, ठीक है ना। और लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। इसका कारण क्या हो जाता है, यह उपचयित हो जाता है, यानी कि बाहरी वातावरण उसमें क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, ये सब खट्टापन हो जाता है और यहाँ पे ये विकृत गंध ही हो जाता है, मतलब इसका जो गंध होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है, यानी कि उभरने लगता है, ठीक है। आई होप कि अभी तक हमने जितनी सारी क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे, नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए और इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।